नमस्कार, आप देख रहे हैं महारू राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जयकृति योगी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की है। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर बातचीत हुई। भारत रूस सामरिक रिश्ता मजबूत होगा, यह व्लादिमीर पुतिन का कहना है। कोरोना पर भी पुतिन से इस बातचीत में चर्चा हुई है। तो यह बड़ी जानकारी मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर इस दौरान बात हुई। साथ ही कोरोना को लेकर भी डिस्कशन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी की रूस के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत हुई है। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की ओर बात की गई। भारत रूस सामरिक रिश्ता मजबूत हो, यह कहना है व्लादिमीर पुतिन का। तो वहीं कोरोना को लेकर भी, वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर भी इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से फोन पर इसको लेकर भी चर्चा की है। तो ये तमाम बातें निकलकर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति से फोन पर बात की है। तो यहां पर आपको बता दें, पुतिन को द्वितीय विश्व युद्ध में जीत के 75 साल पूरे होने के जश्न में कार्यक्रमों के सफल आयोजन पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। अब याद करते हैं सीकर के शहीद लाल को। कश्मीर के सोपोर आतंकी हमले में शहीद हुए सीकर के लाल दीपचंद का पार्थिव शरीर थोड़ी देर में पैतृक गांव लाया जाएगा। बावड़ी गांव में राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। जवान दीपचंद वर्मा जम्मू कश्मीर के सोपोर में अपने दल के साथ पेट्रोलिंग पर थे, तभी आतंकियों ने उनके दल पर हमला कर दिया था, जिसमें दीपचंद वर्मा घायल हो गए। आर्मी अस्पताल में इलाज के दौरान वे शहीद हो गए। वे सीकर जिले के बावड़ी गांव के रहने वाले थे। जवान दीपचंद वर्मा सोपोर इलाके में अपने दल के साथ पेट्रोलिंग पर थे, तभी घात लगाकर बैठे आतंकियों ने उनके दल पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में दीपचंद वर्मा घायल हो गए। घायल होने के बाद उन्हें तत्काल आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। इलाज के दौरान शहीद जवान ने अंतिम सांसें ली। शहीद के चाचा ओमकार मल ने शहीद के नाम पर सरकारी स्कूल का नामकरण करने और परिजनों को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की है। तो 4 तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। शहीद को श्रद्धांजलि दी गई, साथ ही जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर यहां पर दिया और साथ ही उन्हें याद किया गया। साढ़े 4 पौने 5 बजे का नाम ले रहे हैं। अब देखो रिंग जाने में पता लगेगा कितने बजे पहुंचती है। इन्फॉर्मेशन वैसे मिल रही है बार बार हमें। आज ये अंतिम संस्कार आज अब देखो टाइम से यदि हमें बॉडी मिल गई तो अंतिम संस्कार करेंगे, और यदि टाइम से हमें बॉडी नहीं मिली तो फिर हम अंतिम संस्कार नहीं कर पाएंगे, फिर सुबह करेंगे। नमन है देश को भी और गर्व है हमें भी कि हमारा बेटा जो आतंकवादियों से लोहा लेता लेता शहीद हुआ है, इस पर गर्व है, बार बार नमन है। लेकिन एक जवान बेटा खो गए और कुछ दुख भी है। तो सोपोर में आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हुआ सीकर का जवान। 6 महीने पहले ही इनका प्रमोशन हुआ था। हर किसी की आंखें नम हैं, आप देख सकते हैं। परिजनों का दुख से बुरा हाल है तो वहीं, लेकिन साथ ही में एक गर्व की भावना भी इन सब तमाम लोगों में है, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा है कि दीपचंद देश के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। तो यहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरें, जब उन्हें उनके साथी जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया था और एक तरफ जहां पर परिवार में गमगीन माहौल है, हर कोई दुख में डूबा हुआ है। जैसे ही ये खबर परिवार तक पहुंची कि अब दीपचंद इस दुनिया में नहीं रहे हैं, इसी के साथ सिर्फ परिजन की बात नहीं करेंगे, उनके पूरे गांव, यहाँ तक कि पूरे सीकर में शोक की लहर दौड़ गई। हर कोई दुखी है, हर कोई परेशान है। आपको बता दें कि आतंकियों के साथ मुठभेड़ में दीपचंद शहीद हो गए हैं। वे सीकर जिले के बावड़ी गांव के रहने वाले थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं सहयोगी दीपक। दीपक, कितनी देर में
शहीद का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचेगा, साथ ही हर कोई उन्हें किस तरीके से याद कर रहा है इस वक्त। देखिए, मैं आपको बता दूं कि करीब 4:30 बजे बाद में उनकी जो पार्थिव देह है वो उनके गांव आने की संभावना है। हालांकि पहले जो रींगस जगह है वहां रींगस में कस्बे में उनकी पार्थिव देह आएगी और उसके बाद में जो पार्थिव देह है उसको यहां पर गांव में लाया जाएगा पूरे सम्मान के साथ में। अभी राजस्थान के जो सीआरपीएफ के आईजी हैं विक्रम सहगल जी, वो भी परिवार के पास आए हैं मुलाकात की। विक्रम सहगल साहब, आप आए, परिजनों को भी आपने ढांढस बंधाया, कितनी एक तरीके से गमगीन माहौल है क्योंकि आपने अपने परिवार का एक सिपाही खो दिया है। देखिए, जितना ये दुख का माहौल उनके परिवार के लिए, उससे ज़्यादा दुख का माहौल हमारी पूरे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के लिए, क्योंकि हर सिपाही, हर अधिकारी जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में तैनात है वो हमारे परिवार का हिस्सा है। और जब भी इस प्रकार का कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है तो उसका दुख हमारी पूरी फ़ौज के हर सदस्य को होता है, क्योंकि हमने भी अपने परिवार का एक सदस्य खोया है। तो मैं परिवार का जो दुख है उसको समझ सकता हूँ, उनकी वेदना को समझ सकता हूँ और आपके माध्यम से यही आश्वस्त कर सकता हूँ कि इस वीर सिपाही ने देश की सुरक्षा के लिए, अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। तो हमारा बल किसी भी प्रकार में कहीं पीछे नहीं रहेगा परिवार की देखभाल करने में, परिवार की मदद करने में, उनके बच्चों की भलाई के लिए जो भी कदम उठाए जा सकते हैं वो उठाए जाएंगे और उनको पूरा वैसा ही सहारा दिया जाएगा जो कि कोई भी व्यक्ति ऐसे समय में अपने परिवार से एक्सपेक्ट करते हैं। और हम हमेशा तत्पर रहेंगे कि हमने एक बहादुर सिपाही को खोया है, उसने देश के लिए शहादत दी है, अपने प्राणों का बलिदान दिया है, तो हम उसके परिवार के लिए जो भी हमसे बन पाएगा, जो भी उनकी ज़रूरतें होंगी उनको पूरा किया जाएगा। सर, जो पार्थिव देह दिल्ली से तो रवाना हुई थी, अब लगभग कितने बजे तक यहाँ रींगस आने की संभावना और रींगस के बाद में किस तरीके से लाया जाएगा उनकी पार्थिव देह को उनके पैतृक गाँव में? देखिए, आज सुबह जो है 11:30 पौने 12 बजे के करीब वो दिल्ली में विमान से लाई गए थे और उसके बाद उनको पूरी श्रद्धा के साथ वहाँ पर जो है श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और उनको फिर पूरे सम्मान के साथ सड़क मार्ग से जो है यहाँ पर लाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ कोई विमान की सुविधा नहीं थी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 4:30 बजे तक वो पार्थिव शरीर जो है हमारे बीच यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। और मुझे जो सूचना एसपी साहब से और यहाँ के अधिकारियों से मिली है कि गांव के लोगों ने शायद उनके सम्मान में कोई रैली का आयोजन किया है और उनके शरीर जैसे ही यहाँ पर रींगस के पास पहुँचेगा तो शायद पीछे 7 किलोमीटर दूर से उनको पूरे सम्मान के साथ यहाँ पर लाया जाएगा। तो बिल्कुल सम्मान के साथ में जो शहीद है उनके पार्थिव देह को यहाँ पर गांव में लाया जाएगा। यदि मैं आपको जागृति यदि यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं गांव की, तो गांव में बड़ी संख्या में लोग मौजूद है क्योंकि एक शोक की लहर जो है वो इस पूरे गांव में देखने को मिल रही है। शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर यदि देखा जाए तो उनके बैनर तक, उनकी शहादत को सलाम करते हुए के बैनर तक यहाँ पर लगा दिए गए हैं। गाँव में काफ़ी जो एक तरीके से बड़ी भीड़ है वो अब शहीद के एक तरीके से शव का इंतजार कर रही है। ये यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, गांव के लोग मौजूद हैं। ये जो शहीद दीपचंद वर्मा है ये उनका घर है और इस घर के अंदर तमाम जो रिश्तेदार हैं वो उनके परिचित और तमाम लोग उनके आखिरी दर्शन के लिए उनका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि पूरा देश एक तरीके से उनके बलिदान को आज याद कर रहा है, उनकी शहादत को याद कर रहा है। लेकिन इस बीच में सबसे ज़्यादा यदि परेशान कोई है तो वो पीड़ित परिवार है, क्योंकि उन्होंने अपने परिजन को खो दिया है और उस परिजन को खो दिया है जिसके पास में एक बड़ी जिम्मेदारी उसके पूरे परिवार को संभालने की थी। जो दीपचंद वर्मा है उनके पिता नहीं है, पिता की बीमारी के कारण जो मौत थी वो हो चुकी थी और माता जो है वो उनकी यहाँ पर है। एक सामान्य परिवार से वो पूरा नाता रखते थे। इसके अलावा 7 बहन भाई के बीच में सबसे बड़े भाई वो थे, पीछे उनके 2 भाई हैं, इसके अलावा 4 बहनें हैं। तो ऐसे में पूरे लंबे चौड़े परिवार के बीच में अकेले दीपचंद ने पूरी जिम्मेदारी परिवार को संभालने के लिए निभाई थी। वैसे में जब वो नहीं है, सपने रहे होंगे दीपचंद जी के, क्या जो यहाँ पर जो लोग पहुंचे उन्होंने उस बारे में कुछ जानकारी दी? बिल्कुल, देखिए उनके काफ़ी जो सपने हैं वो यहाँ पर थे। अपने परिवार के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ किया था और उनके चाचा जो हैं ओंकार जी वो भी हमारे साथ मौजूद है। ओंकार जी, एक काफ़ी दुख की घड़ी, विपदा की घड़ी आप लोगों के पीड़ित परिवार के लिए है।
अच्छी है, वो तो है, लेकिन कुछ पीड़ित परिवार के जवान बेटा खोया है, और वैसे देखो तो देश के लिए शहीद हुआ है, गर्व भी है, लेकिन जवान बेटा खोने की वजह से कुछ टूट चुके हैं। क्या सपने थे उनके परिवार को लेकर, क्योंकि परिवार को लेकर काफी जो जितना मैं गांव वालों से सुन पाया, उनके परिजनों से सुन पाया, आप लोगों से सुन पाया, बहुत ही सिचुएशन बहुत बढ़िया थी उसकी, किसी प्रकार से कोई मतलब उस कहने वाली बात नहीं रखता था, हर काम में आगे रहता था, हर काम करने में जैसे ही हम बताते थे उसी तरीके से वो हर कार्य करता था, घर पे भी बाहर पे भी। पूरे परिवार की सार संभाल करते थे, सबसे बड़े भाई थे बहन भाइयों में? हाँ, भाइयों में सबसे बड़े भाई थे, लड़का था हमारा सबसे बड़ा वो, और अच्छी तरह देखभाल भी, हमारी भी देखभाल अच्छी तरह करता था, ऐसे नहीं। तो बिल्कुल जयकृति, देखिए ये परिवार के वो सदस्य हैं जो अब उन्हें याद कर रहे हैं, और क्योंकि काफ़ी एक तरीके से पूरे परिवार की देखभाल वो यहाँ पर किया करते थे, पूरे परिवार के वो लाडले थे, और क्योंकि सबसे बड़े थे तो पूरे परिवार का ध्यान भी वो यहाँ पर रखा करते थे। मैं एक बार यदि तस्वीर आपको अंदर की दिखाऊं तो ये काफ़ी एक तरीके से उस परिवार के लिए काफ़ी भयानक, मतलब उस परिवार के लिए, पीड़ित परिवार के लिए की तस्वीरें वो हैं जो पीड़ित परिवार यहाँ पर सिवाय उसके पास रोने के लिए कुछ नहीं है, दर्द उस परिवार के पास में, क्योंकि एक जवान जब बेटा या जवान पति या जवान पिता जब चला जाता है तो काफ़ी दिक्कतें उस परिवार के सामने, क्योंकि काफ़ी कम उम्र उनकी थी, कोई ज़्यादा उम्र उनकी थी नहीं, महज 2 उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, 8 साल के 2 लड़के हैं, इसके अलावा लगभग 12 साल की एक बेटी है। तो ऐसे में कोई ज़्यादा खास उम्र उनकी थी नहीं, लेकिन अब चूंकि उन्होंने देश की रक्षा के लिए आतंकियों से लोहा लेते हुए अपनी जान गंवा दी जम्मू कश्मीर के अंदर, तो जी को आज सलाम कर रहे हैं। जी बिल्कुल दीपक, इस तमाम तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया, लगातार आपसे आगे भी जुड़ते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने गुरुवार को जयपुर में शहीद कर्नल आशुतोष के परिवार से मुलाकात की। सांसद ने शहीद कर्नल के परिवार को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिया और कहा कि देश की सरकार उनके साथ खड़ी है। कर्नल की पत्नी की मांग के जवाब में राठौड़ ने आश्वासन दिया कि वो इस संबंध में प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत से बातचीत करेंगे। कर्नल की पत्नी ने राजस्थान सरकार से में रहने के लिए घर और सरकारी नौकरी की मांग की है। आपको बता दें कि हाल ही में कर्नल आशुतोष जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। मेरा आग्रह है राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से, और मैं उनको एक पत्र भी लिखूंगा कि राजस्थान में रहने वाले जो शहीद परिवार हैं, शहादत के नाते हम उनकी कमी तो कभी पूरी नहीं कर सकते, लेकिन योद्धाओं की कमी नहीं रहे, इसके लिए शहीदों के परिवार का मान सम्मान रखना बहुत जरूरी है। तो परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी मिलनी चाहिए ताकि बच्चों का पालन पोषण उसी मान सम्मान से हो जैसे पहले होता था, और साथ साथ रहने के लिए रिहाइश के मकान या जमीन ये जरूर होना चाहिए। कर्नल राज्यवर्धन राठौर वॉज वेरी पॉजिटिव अबाउट इट, और उनका इतना ही कहना कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ और जितने भी मार्टियर्स फैमिली है सबके साथ हूँ, इतना ही बहुत है। वो बहुत बीइंग कर्नल वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि एक देश पे जान न्यौछावर करने के बाद जो एक परिवार जिस स्थिति से गुजरता है, सो उनका बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है एंड आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर दैट। ब्रेक के बाद स्वागत है। जयपुर पुलिस अब और भी हाईटेक हो गई है। कमिश्नरेट के बेड़े में 197 नए वाहन शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने सभी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नए वाहनों में 70 चौपहिया वाहन हैं और 127 बाइक शामिल हैं। अत्याधुनिक तकनीक से लैस वाहनों ने जीपीएस, पीटीजेड कैमरा, वायरलेस सहित कई उपकरण लगे हैं, जिससे अपराध पर लगाम लगाने में कमी आएगी। कमिश्नरेट में इन वाहनों के आने से पेट्रोलिंग में भी तेजी आएगी। इन वाहनों से रिस्पांस टाइम भी कम होगा और 5 मिनट से कम समय में पीसीआर मौके पर पहुंच जाएगी और अपराधों पर लगाम लगेगी। इक्विपमेंट्स इनमें अटैच है।
और इन मॉडर्न इक्विपमेंट्स की वजह से फायदा ये रहेगा कि कंट्रोल रूम पे आने वाली हर शिकायत ऑटोमेटेड इन व्हीकल्स पे ट्रांसमिट हो जाएगी और ट्रांसमिट होने से वो इमीडिएटली व्हीकल रेस्पॉन्स जो उसका टाइम रहेगा वो कम होगा और स्पॉट पे इमीडिएटली पहुंच पाएगा। हमारी कोशिश है, आज जयपुर पुलिस का रेस्पॉन्स टाइम है 6 मिनट 37 सेकेंड, इसको घटा के 5 मिनट से कम करने का प्रयास है। और चूंकि ये वाहन भी नए हैं, इनमें टेक्नोलॉजी भी नई है, तो ये हमारे अपराध को रोकने में, कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रण करने में कारगर साबित होंगे। जयपुर कमिश्नरेट के बेड़े के अंदर 70 पीसीआर शामिल हो चुकी है, यानी कि अब अपने आप गली, शहर और नुक्कड़ के ऊपर जब देखेंगे तो इसी प्रकार की इन पीसीआर वैन्स को देखेंगे। अत्याधुनिक साधनों से लैस ये पीसीआर वैन आपकी सुरक्षा के लिए सदैव मुस्तैद रहने वाली है। देख लीजिए किस प्रकार से आपकी नई पीसीआर वैन को अत्याधुनिक किया गया है, किस प्रकार से वायरलेस यहाँ पर टैब लगाए गए हैं, इसके अलावा एलसीडी यहाँ पर लगाई गई है, फ्रंट के अंदर कैमरे लगाए गए हैं कि आपने 36 डिग्री में किसी भी प्रकार से आप उस गाड़ी से अंदर बैठकर, और इस गाड़ी का कनेक्शन अभय कमांड रूम से है, जिससे कि मौके की तस्दीक, मौके पर किस तरीके के हालात हैं वो सब अभय कमांड रूम में देखा जा सकता है। अच्छी बात यह है कि रिस्पांस टाइम को कम करने का पुलिस अधिकारियों का दावा है कि रिस्पांस टाइम कम हो गया है। 5 मिनट के अंदर पीसीआर वैन आप तक पहुंच जाएगी अगर किसी प्रकार की आप शिकायत करते हैं। जयपुर कमिश्नरेट के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा आज एक बेहतर शुरुआत की गई है। हरी झंडी दिखाकर सीएमआर से 127 बाइक, जिसे हम पुलिस की जबान में सिग्मा कहते हैं, और पीसीआर वैन 70 पीसीआर वैन यहां से रवाना किए गए। हम उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार से जयपुर कमिश्नरेट पुलिस आने वाले समय में अपराध को न केवल रोकेगी, सही समय पर पीड़ितों तक पहुंचेगी भी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ मैं राकेश गुसाई, न्यूज़ 18 राजस्थान। जयपुर कमिश्नरेट के लिए आज बेहद बड़ा दिन, और इस समय आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे से किस प्रकार से वाहनों की रैली यहां पर शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर इन सभी बाइक्स को यहां से रवाना किया है। कोरोना से डरे नहीं, बचाव के उपयोग करें, इसी प्रकार के स्लोगन के साथ में ये 127 बाइकें जो कि जयपुर कमिश्नरेट के बेड़े में शामिल हुई है, इसे हरी झंडी दिखा के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रवाना कर दिया है। और इसके अलावा आप विजुअल के मार्फत देख सकते हैं कि ये सभी बाइक सवार, जिसे पुलिस की भाषा में सिग्मा कहा जाता है, इन सिग्मा में बैठकर ये सभी पुलिसकर्मी रवाना हो गए हैं। और ये जयपुर शहर के तमाम 2 दर्जन से अधिक थाना इलाकों के अंदर इसी प्रकार से निकलेंगे और लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने और कोरोना को लेकर लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा कुछ ही समय बाद में पीसीआर वैन्स हैं, इसके अलावा पीसीआर वैन्स जो नहीं आई हैं उनको भी यहाँ पर रवाना किया जाएगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ मैं राकेश गुसाई, न्यूज़ 18 राजस्थान। राजस्थान मदरसा बोर्ड के पैरा शिक्षकों ने सीएम अशोक गहलोत और अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद से मिलकर अपनी समस्या रखी और ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों ने ज्ञापन सौंपकर सीएम के समक्ष अपनी मांगे रखी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले मदरसा पैरा टीचर्स ने मांगों को लेकर 8 दिन का अल्टीमेटम भी दिया था। उसके बाद राज्य सरकार ने शिक्षकों का 15% मानदेय बढ़ा दिया था। जो हमारी मांग है वो नियमितीकरण की मांग है। पिछले कई वर्षों से हम लोग अल्प मानदेय में ये जो इन मदरसा में कार्य कर रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा नियमितीकरण हो और नियमितीकरण जल्दी से जल्दी हो। आज जो महामारी चल रही है इसमें भी हमने कोरोना वॉरियर्स के रूप में हमारे मदरसा पैरा टीचर ने युद्ध स्तर पर काम किया है। हर जिले में कलेक्टर महोदय द्वारा हमारे मदरसा पैरा टीचर सम्मानित हुए हैं अच्छे कार्य के लिए। हमारी बात पे बिल्कुल अडिग है, और अगर हमें नियमित नहीं किया गया वक्त रहते, क्योंकि जो है पिछले 10 साल से जो है हमको ये दिया जा रहा है और एक छलावा दिया जा रहा है। पूर्व सरकार ने भी हमको छलावा दिया, ये सरकार भी हमको ऐसा लग रहा है छलावा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजस्थान में कोरोना संकट के बाद में अल्पसंख्यक मामलात विभाग एक बार फिर से तैयारियां कर रहा है कि यहाँ की जितनी भी योजनाएं हैं उनको गति दी जाए। राजस्थान के अल्पसंख्यक मामलात विभाग के कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद हमारे साथ में मौजूद हैं, तो बातचीत करते हैं। साहब, एक लंबी जंग आपकी रही है, अभी भी जारी है। उस जंग के लिए काफ़ी मेहनतें की गई, काफ़ी कोशिशें की गई। अब फिर से सभी हालात हैं, जो मामलात हैं, पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। देखो, ये जो महामारी थी, लगातार 2 महीने लॉकडाउन रहा, फिर 1 महीना ये अनलॉक भी रहा,
पर काफ़ी परिस्थितियाँ ऐसी थी कि उसके अंदर काफ़ी चीज़ों में सावधानियाँ बरतनी पड़ती है। तो लगभग डिपार्टमेंट्स के काम भी पूरे राजस्थान के रुके थे, पूरे देश में रुके हुए थे। अब हमने वापस मीटिंग रिव्यू की है और हम चाहते हैं कि कोरोना तो जब तक इसकी मेडिसिन नहीं आ रही है, जब तक तो हमें जूझना ही पड़ेगा। तो जरूरी जो काम काज है कम से कम वो नहीं रुकने चाहिए। तो इसके लिए हम अलग से रिव्यू करके हमने प्रयास किया है कि तमाम जो हमारी योजनाएं हैं उन योजनाओं को भी हम सही रूप से चालू करें, लोगों को सही रूप से उसका लाभ भी मिलना चाहिए। हमारी छात्रावास जो पड़ी बंद, तो उसको किस प्रकार से उनके आवेदन भी लेने हैं, ऑनलाइन भी करना है। तो हमने विभाग को डायरेक्शन ये दिया है कि हर चीज़ को ऑनलाइन करो। लोगों को लोन देना है तो उसकी भी कार्रवाई तुरंत रूप से ऑनलाइन शुरू कर दो। तो तमाम चीज़ें हमने जो डायरेक्शन दिए थे उस पर काम होना शुरू हो चुका है। तो लगभग मैं समझता हूँ आने वाले दिनों के अंदर जो भी परिस्थितियां हैं उसमें हम निपटेंगे और लोगों को जो भी सरकारी योजना है उसका लाभ देंगे। ये हैं राजस्थान के अल्पसंख्यक मामलात मंत्री, बहुत ही कद्दावर नेता हैं राजस्थान के और जाहिर सी बात है कि बहुत सरहदी इलाकों पर एक्टिव भी रहे कोविड के दौरान। अब वापस राजस्थान में रिव्यू मीटिंग्स करना शुरू कर दिया है। नए सत्र में नई योजनाओं का जो अकलियत समाज के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें तालीम मिले, मदरसे में अच्छी एजुकेशन मिले। 15% इंक्रीमेंट फिलहाल इन्होंने मदरसा बोर्ड में कराया है और हज 2020 के कैंसिल होने के बाद में उन्हें दोबारा 2021 में रिपीट किया जाए। जो नई नई स्कीम्स हैं वो लाई जाएं। फिलहाल ये कोशिश इनकी रहेगी। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। बाल अधिकार आयोग के विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन किया है। विजन मिशन के नाम से इस विजन डॉक्यूमेंट को तैयार किया गया है। सरकार बाल अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित है, ये कहना है मुख्यमंत्री का। सीएम ने बाल अधिकार आयोग के 1 साल के काम की भी सराहना की। तो बाल अधिकार आयोग के विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन किया। विजन मिशन के नाम से इस डॉक्यूमेंट को तैयार किया गया है। सरकार बाल अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित है, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। सीएम ने बाल अधिकार आयोग के 1 साल के काम की भी इस दौरान सराहना की। और चलिए अब आपको विरोध प्रदर्शन की अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें कोटा, उदयपुर, बारां, जयपुर, जोधपुर और टोंक से है, जहां अलग अलग मांगों को लेकर लोगों ने मोर्चा खोला। कोटा में जहां छात्रों ने हल्ला बोला तो उदयपुर में व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। बारां में ग्रामीण भूख हड़ताल पर बैठ गए तो जयपुर में स्कूल प्रशासन के खिलाफ अभिभावकों का गुस्सा फूटा। जोधपुर में जहां लोगों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी तो टोंक में सुविधाओं की मांग को लेकर लोगों ने मोर्चा खोल दिया। कोरोना काल में गवर्नमेंट कॉलेज के छात्रों ने कोटा यूनिवर्सिटी की ओर से आयोजित होने वाली यूजी और पीजी की फाइनल ईयर परीक्षा का विरोध किया। छात्रों की मांग है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन परीक्षा का निरस्त कर स्टूडेंट्स को अगली कक्षा में प्रमोट कर दे। परीक्षा के आयोजन से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा, इसीलिए यूनिवर्सिटी उसे निरस्त करे। छात्रों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए परीक्षा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि कोटा विश्वविद्यालय ने 15 जून से यूजी और पीजी फाइनल ईयर की परीक्षा लेने की घोषणा कर दी है। एक सालों के इस मामले में बताया कि जो कोरोना महामारी है जो पूरे विश्व में फैल चुकी हैं और यहाँ पे भयंकर रूप ले चुकी हैं। जिस तरह से सरकार ने विरोध प्रदर्शन के बाद निर्णय लिया गया था कि प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रमोट करेंगे, तो हमने ये मांग की कि भाई प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को बीमारी तो सभी को हो सकती है, इसलिए हमने ये उनको सरकार को अवगत कराया है दिशा निर्देश के माध्यम से अंतिम वर्ष के छात्रों को भी प्रमोट किया। राजधानी जयपुर में वन विभाग का अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। विभाग ने मुहाना इलाके में थड़ी लगाकर किए जा रहे अतिक्रमण को हटाया और अतिक्रमण के दोषियों पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की। मुहाना में 100 गज जमीन को अतिक्रमणकारियों ने थड़ी लगाकर कब्जा जमाया था। अतिक्रमण हटाने के बाद विभाग की ओर से जमीन पर पौधारोपण किया गया। वन विभाग की टीम ने रेंज जयपुर प्रादेशिक के अधीन नाका मुहाना के अधीन वनखंड बीट मुहाना से आज अतिक्रमण करके रखे गए 4 लोहे के खोखों को हटाया और एक बाड़े को भी हटाया। इस प्रकार करीब 100 वर्ग गज भूमि जो बेशकीमती भूमि है उसको अतिक्रमण मुक्त करके अपने कब्जे में लिया गया। दौसा के महुआ में स्थानीय लोगों ने बिजली निगम के कर्मचारियों पर हमला बोल दिया। गुस्साए लोगों ने निगम कर्मचारियों की गाड़ी में तोड़फोड़ करने के बाद एक कर्मचारी की पिटाई कर दी, जिससे उसके हाथ में चोट लगी है। बिजली निगम के कर्मचारी बिजली चोरी की सूचना के बाद
महुआ के गगवाना में जांच के लिए गए थे। उसी दौरान ग्रामीणों ने बिजली कर्मचारियों पर हमला कर दिया। विभाग की ओर से सभी आरोपियों पर सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से बीकानेर बार एसोसिएशन की ओर से कोर्ट में सैनिटाइजर मशीन लगाई गई। मौके पर वकीलों और कोर्ट के कर्मचारियों को सैनिटाइजर और मास्क का वितरण किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे सेशन जज मदन लाल भाटी ने सैनिटाइजर मशीन का उद्घाटन किया। मौके पर सेशन जज ने वकीलों और कर्मचारियों से कोर्ट आने पर सैनिटाइजर का प्रयोग करने की बात कही। कोटा के स्नैक कैचर गोविंद शर्मा ने एक बार फिर कोबरा को पकड़कर पूरे परिवार की जान बचाई। जी हां, मामला 12 रोड पुलिस लाइन स्थित शिवनगर कॉलोनी से जुड़ा एक घर का है, जहां 3 फीट लंबा ब्लैक कोबरा निकल आया। उसके बाद घर वालों ने स्नैक कैचर गोविंद शर्मा को खबर की। गोविंद शर्मा ने काफी मशक्कत के बाद ब्लैक कोबरा को प्लास्टिक के डब्बे में कैद किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं गोविंद ने कैसे कोबरा को प्लास्टिक के डिब्बे को दीवार से सटाकर कोबरे को अपने कब्जे में किया। और बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।